नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे चर्चित कार्यक्रम प्राइम टाइम का नंबर 1 शो आर पार। आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब से कुछ देर पहले दुनिया के 180 देशों के प्रतिनिधियों ने यूएन हेडक्वार्टर्स में प्रधानमंत्री मोदी को फॉलो करते हुए योग किया है। इतना ही नहीं, दुनिया के दिग्गज बिजनेसमैन खुद को मोदी का फैन बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भारत ने कोविड से निपटने के लिए बेहतर प्रयास किए। जाने माने अर्थशास्त्री पॉल रोमर कह रहे हैं कि जब से पीएम मोदी का समय आया है तब से भारत का भी समय आ गया है। कोई कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तो कोई बोल रहा है कि भारत से दुनिया बहुत कुछ सीख सकती है। लेकिन मोदी के योग ने विपक्ष का सियासी योग जो है वो बिगाड़ के रख दिया है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए मौनासन, जुमला आसन, कैमरा आसन, प्रचार आसन, मित्र आसन को मोदी जी के पसंदीदा आसन में बता दिया है। सवाल यह है कि जिस पहल पर पूरी दुनिया भारत की तारीफ कर रही है उस पर सवाल उठाना क्या जायज है? जब प्रधानमंत्री मोदी विदेश में है तब उनका उपहास करना क्या उचित रहेगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। दुनिया मोदी की फैन, लेकिन देश में विपक्ष है बेचैन। आज का आर पार इसी विषय पर व्यूअर्स। Yoga is a way of life, a holistic approach to health and well-being. Modi! Modi! I am a fan of Modi's. He really cares about India. ये दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया की धाक। मोदी नीति के आगे दुनिया शीर्षासन कर रही है। लेकिन कांग्रेस इस ट्वीट के जरिए पीएम मोदी का मखौल उड़ा रही है। मौनासन, जुमलासन, कैमरासन, प्रचारासन जैसे शब्द गढ़ रही है। उधर बीजेपी ने भी आरोप लगा दिया कि 1956 में जब पंडित नेहरू यूएस गए थे तो गोमांस और शराब का सेवन किया था। अमित मालवीय जी से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो दुनिया में नहीं रहते उनके सम्मान करना सीखो। इस बीच बीजेपी भी कांग्रेस और राहुल गांधी को घेर रही है। राहुल गांधी का जो है उसमें वो ट्रक ड्राइवर के साथ भी घूम रहे हैं। वो अपने आप को एक सामान्य नागरिक देश का दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ हद तक उसमें सफल भी हो रहे हैं। मुझे ये क्लियर नहीं हूं कि राहुल गांधी वर्जन 2.0 को हमें सीरियसली लेना चाहिए या इसकी एंटरटेनमेंट वैल्यू को वेलकम करना चाहिए। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है, प्रधानमंत्री के आधिकारिक विदेश दौरे के बीच क्या विपक्ष का प्रधानमंत्री को लेकर रवैया उचित माना जा सकता है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। दुनिया मोदी की फैन, देश में विपक्ष क्यों बेचैन? और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। दुनिया में भारत के डंके का विश्लेषण। इलॉन मस्क, सीईओ टेस्ला। मैं प्रधानमंत्री मोदी का फैन हूं और ट्विटर के मालिक भी इलॉन मस्क हैं और ये कहते हैं मोदी सही में भारत की परवाह करते हैं। ये इलॉन मस्क ने आज बोला। निकोलस नसीम तालेब ये क्या कहते हैं, भारत का कोविड मैनेजमेंट बेहद प्रभावशाली था। और ये बात किस लिए कही जाती है? सोचिए, 140 करोड़ देशवासियों को डबल डोज लगी है, कईयों को तो ट्रिपल डोज लग चुकी है। रे डालियो निवेशक है बहुत बड़े, वो कहते हैं जब से पीएम मोदी का समय आया है तब से भारत का समय आ गया है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। रे डालियो बड़े निवेशक है। नील डेग्रास टायसन लेखक है, वो कहते हैं पीएम मोदी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये बड़ी बड़ी बात है अपने आप में। नील डेग्रास टायसन बहुत बड़े लेखक हैं। बढ़ता हूं मैं आगे। पॉल रोमर, अर्थशास्त्री, भारत से दुनिया बहुत कुछ सीख सकती है, यह कहा जा रहा है। बड़ा तथ्य,
मोदी की तारीफ, बड़ा तथ्य, मोदी की तारीफ करने वाले ये लोग ना तो भारतीय हैं ना बीजेपी के कार्यकर्ता। और बड़ा सवाल ये है आज हमारा, जो बात निवेश विदेश में बैठे लेखक, निवेशक, सीईओ, अर्थशास्त्री देख सकते हैं, वो विपक्ष क्यों नहीं देख सकता। और सवाल नंबर 2, क्या मोदी विरोध और सियासी कुंठा में विपक्ष सच्चाई से मुंह फेर रहा है? आज के इस बड़े सवाल के साथ मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं। बात करने के लिए प्रियंका कक्कड़, नेता आम आदमी पार्टी की, राधिका खेड़ा, प्रवक्ता नेता कांग्रेस पार्टी की, विधायक का चुनाव लड़ चुकी हैं, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। आप तीनों का अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं राधिका खेड़ा आपसे। 50 सेकंड का वक्त पहले आपको देता हूं। राधिका खेड़ा, क्यों जब दुनिया के बड़े बड़े लोग कहते हैं मोदी के आगे कुछ भी असंभव नहीं है, जब वो कहते हैं कि हां हम मोदी के फैन हैं, तो कांग्रेस को मजाक उड़ाना सूझता है? क्यों? है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मजाक उड़ाने की तो बात ही नहीं है अमीश जी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की। वो नरेंद्र मोदी जी, आपको याद होगा, जो प्रधानमंत्री बनने से पहले जब अपने नाम से वीजा मांगते थे तो अमेरिका में उनको एंट्री भी नहीं मिलती थी। वो प्रधानमंत्री मोदी जी जिनकी विदेश नीति ऐसी थी कि अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांगते थे। आपने आज तक किसी भी विश्व में कहीं पे भी ऐसा देखा है कि एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रेसिडेंट के लिए वोट मांग रहा है और दूसरा कोई जीत के आ जाता है? ये विदेश नीति होती है। और आप यहाँ पे बड़े बड़े बयान गिनवा रहे थे, इसने वो कह दिया, उसने वो कह दिया। 1 दर्जन से ज्यादा लॉ मेकर्स हैं, ये रही चिट्ठी मेरे पास, आपके पास भी आई होगी, जिन्होंने ये बातें उठाई हैं और कहा है अपने प्रेसिडेंट को, बाइडेन साहब को, कि ऐसे मुद्दे मैं पढ़ के बताती हूं कि रिलीजियस इंटॉलरेंस, टारगेटिंग ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस एंड जर्नलिस्ट्स एंड ग्रोइंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रेस फ्रीडम्स एंड इंटरनेट एक्सेस, इन मुद्दों के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी से चर्चा करी जाए। और इन लोगों के भी नाम मैं बता देती हूं आपको कौन कौन है। यूनाइटेड स्टेट्स सेनेटर रिचर्ड जे डर्बन, मेंबर ऑफ कांग्रेस जेम्स पी गवर्न, यूनाइटेड स्टेट्स के एक और सेनेटर जेफरी ए मर्कली, एक और सेनेटर माजी के हिरोनो, एक और सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल। एक प्रश्न मेरे दिल में आया, एक प्रश्न मेरे दिल में आया जो व्यूअर्स के भी दिल में आया होगा। यानी आप कह रहे हैं जो मोदी की खिलाफत कर रहे हैं उनकी आवाज आप तक पहुंच रही है, जो मोदी और देश की तारीफ कर रहे हैं उनकी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही, यानी वहां पर आपने म्यूट बटन को ऑन कर दिया है। मैं इसका ये तात्पर्य निकालूं राधिका जी? अमीश जी, मैं आपको क्लियर करती हूं। नहीं अमीश जी, फिर मैं आती हूं उस बात के ऊपर कि 2014 से पहले प्रधानमंत्री पद का स्वागत हो रहा है वहां पे, उसी प्रधानमंत्री पद का जो हमेशा से होता है, चाहे जब नेहरू जी गए, इंदिरा जी गई, राजीव जी गए, इसी तरीके से स्वागत होता रहा। जैसे जैसे समय बदलता है और नई टेक्निक्स आती है, नई चीजें आती है और नया स्वागत होता है। लेकिन यही नरेंद्र मोदी जी हैं, फिर बोलूंगी, जो अपने नाम से जब वीजा मांगते थे, यूएसए में एंट्री नहीं मिलती थी, आज उनको भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत से मिल रही है। वही भारत जिसके बारे में वो यूएसए में जाके कहे थे कि 2014 से पहले भारतीयों को अच्छा महसूस नहीं होता था। अच्छा समय मिला अपनी बात को रखने का। सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस की 2 बातें। पहला, उन्होंने जिनको नरेंद्र मोदी से तकलीफ है, कुंठा है, वो वाले बयान उन्होंने रट रखे हैं अच्छे से। दूसरा, वो कहते हैं मोदी जी को तो वीजा नहीं मिलता था, अब प्रधानमंत्री के बाद बनने के बाद वीजा मिलने लगा है। जवाब? हाँ बता दो। पहले तो उन्होंने जिन सेनेटर्स के नाम लिए, शायद राधिका जी को पता होना चाहिए। हाँ जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है सर, मेक योर पॉइंट। आवाज आ रही है? जी जी। मैं कह रहा हूं कि जो राधिका जी ने नाम लिए, शायद उन्हें पता होना चाहिए कि बहुत से ऐसे सेनेटर्स होते हैं, जैसे एक इंडिया कॉकस कहलाता है, जिसमें 150 से ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। पाकिस्तान का भी अपना कॉकस है, मानी हुई बात है, आपकी बात सही है। राहुल जी वहां गए थे तो ऐसे लोगों से बातचीत करके आए होंगे, और बहुत से रिचर्ड सॉरेस जैसे लोग हैं जिन्होंने कहा है कि हम बहुत सारी व्यवस्थाएं करेंगे, धन भी खर्च करेंगे, तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। परंतु राधिका जी ने जो एक बात कही, या तो उनकी अज्ञानता है या ये कांग्रेस की शरारत है। मैं चुनौती से कहता हूं, मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद कभी यूएस वीजा के लिए अप्लाई नहीं किया था। तो वीजा मांगते थे और वीजा नहीं मिलता था, यह सरासर झूठ है। हां,
बगैर वीजा अप्लाई किए भारत के एक नहीं 50-60 सांसदों ने अमेरिकी सीनेट को लिख के भेजा था कि मोदी जी को वीजा नहीं दें। सरकार तब आपकी थी। यह भारत की सार्वभौमिकता का अपमान था, भारत की संप्रभुता का अपमान था, भारत की संवैधानिकता का अपमान था, भारत के लोकतंत्र का अपमान था। मगर कालचक्र की गति देखिए, आपने तो लिख लिख के जमीन आसमान के कुलाबे एक कर दिए थे और आज वही यूएस कांग्रेस के दोनों सदन, सेनेट एंड कांग्रेस के संयुक्त सदन में मोदी जी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जिन्हें 2 बार संयुक्त उद्बोधन के लिए बुलाया गया। कहां से कहां की बात पहुंच गई और कहां। लेकिन एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यूएन मुख्यालय में जो योग दिवस मनाया गया है उसमें 135 देश शामिल हुए हैं। यह अपने आप में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड है और उसी का अवार्ड देने के लिए वहां गिनीज बुक की तरफ से नुमाइंदे मौजूद हैं प्रधानमंत्री मोदी को देने के लिए। यूएन के योग कार्यक्रम में सबसे ज्यादा देशों के लोग हुए हैं शामिल। यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है आज भारत और इसका नेतृत्व भारत कर रहा था। यह बहुत बड़ी बात है भारतवर्ष के लिए। एक नया रिकॉर्ड भारत के नाम जाता है। सुधांशु त्रिवेदी, आपका पहला रिएक्शन इस बड़े रिकॉर्ड पर? मैं अमित जी, मैं इसी बिंदु पे आ रहा था। इस दरमियान ये पता चल गया तो और भी प्रसन्नता की बात है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि भारत ने जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में रखा था तो संयुक्त राष्ट्र संघ में 170 से अधिक देशों ने उसका समर्थन नहीं किया था। वो उसके द्वितीय प्रस्तावक बने थे। जो यूएन की हिस्ट्री में कोई ऐसा रेजोल्यूशन नहीं है जहां 170 कंट्रीज हैव बिकम द सेकंड प्रपोजर। और आज जो हुआ यह अमेरिका में नहीं हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हुआ है। यानी यह दर्शाता है कि भारत का प्रभाव किस प्रकार से बढ़ रहा है और यह प्रभाव प्रेरित करने के लिए बढ़ रहा है। हमारे पड़ोसी मुल्कों का प्रभाव दुनिया को प्रताड़ित करने के लिए बढ़ रहा है, हम प्रेरित करने के लिए बढ़ रहे हैं। और मुझे तो इतनी प्रसन्नता हुई क्योंकि मैं तो यूएन जा चुका हूं 2010 में, जिस जमाने में हरदीप पुरी जी वहां परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे भारत के। मुझे गर्व का अनुभव होता है कि आज वहां पर 135 देशों का रिप्रेजेंटेशन। एक अमेरिका में प्रोफेसर हुए हैं हार्वर्ड के जोसेफ नाई, जिन्होंने सॉफ्ट पावर की बात कही थी। उन्होंने कहा था अमेरिका को सिर्फ मिलिट्री पावर से नहीं, अपनी कल्चरल पावर से, जिसमें उन्होंने मैकडोनाल्ड्स, पेप्सी और उसका यूज किया था। अरे 100 देशों में मैकडोनाल्ड्स काम करता है, उससे स्वास्थ्य का क्या लाभ होता है वो छोड़ दीजिए। 135 देशों के लोग योग में आ रहे हैं। मुझे लगता है ये गर्व की अनुभूति करनी चाहिए। और वहां ओम की ध्वनि का भी उच्चारण हुआ, वो सार्वभौमिक ध्वनि जो भारत की परंपरा की ध्वनि है, जिसे सिखों में कहा जाता है एक ओंकार नाम सदगुरु, तो बौद्धों में कहा जाता है ओम मणिपद्म हुम। जो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि प्रणव में ओंकार, तो मुझे इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की वो कविता याद आती है जो भारत के लिए है कि मुकुट शुभ्र हिम तुषार प्राण प्रणव ओंकार ध्वनित दिशाएं उदार सत शत रव शत मुखर, यानी समस्त दिशाएं जिस ध्वनि से आप प्लावित हो रही हो। मगर अफसोस की बात क्या कहें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इतनी भारत के गौरव के क्षण में भी कुछ ना कुछ सिर्फ निगेटिव देखने की आदत होती है। वो उसी में देखने में संलग्न रहते हैं, परंतु भारतीय हर गौरव का अनुभव। आपने राधिका बोला ये पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने ट्रंप के लिए वोट मांगे थे कि ट्रंप भी हार गए, लेकिन बाइडेन जीत गए। वैसे तो मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के लिए कभी वोट नहीं मांगे थे, बाइडेन जीत गए। बाइडेन भी कहते हैं कि मुझे मोदी का ऑटोग्राफ लेना है। जो बाइडेन भी कहते हैं कि मुझे मोदी का ऑटोग्राफ लेना है। अब बताइए उसके बारे में क्या बोलेंगे? बहुत अच्छी बात है। नहीं बताइए, जो बाइडेन भी कहते हैं कि मुझे तो मोदी का ऑटोग्राफ लेना है। व्हाट यू हैव टू से? क्या मोदी भी, क्या बाइडेन भी ट्रंप की तरह मोदी के फैन हो गए हैं? कंप्लीट सवाल है। पहली बात तो जो चैलेंज मुझे यहाँ पे, सवाल का जवाब दूंगी। पहली बात तो जो चैलेंज मुझे यहाँ पे सुधांशु जी ने दिया था उसका मैं जवाब दे दूं। सुधांशु जी मुझे बताइएगा 18 मार्च 2005 को गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी थे ना, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन आपकी अज्ञानता से आज मैं बहुत हैरान हूं कि इतने ज्ञानी व्यक्ति को यह नहीं पता। ये मेरे सामने स्टेटमेंट है यूएसए का और ये मैं आपको टैग करके ट्वीट कर दूंगी कि मुख्यमंत्री, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है दैट द चीफ मिनिस्टर, आपने कहा ना कि वीजा कभी नहीं मांगा, आपका झूठ यहीं पे पर्दाफाश किया जाएगा। द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात स्टेट मिस्टर नरेंद्र मोदी अप्लाइड फॉर अ डिप्लोमैटिक वीजा टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन March 18, 2005 and it has been denied
on which sections, ये भी बता देती हूँ, on section 212A to G, which makes any foreign government official who was responsible for or directly carried out any time, particularly several violations of religious freedom, is ineligible for a visa to the United States. मैं आपको और अमीश जी को इसमें अभी तुरंत टैग कर दूंगी। तो बिल्कुल आप टैग करिए, लेकिन राधिका जी जो इन्होंने कहा जवाब दीजिए, 1 मिनट में जवाब देता हूँ, अभी इनकी बात का जवाब देता हूँ। योगा वहां पे नहीं मैं जवाब देता हूँ, नहीं एक एक करके राधिका झूठ पर्दाफाश हो गया। आपने बिल्कुल पॉइंटेड सवाल जवाब दे लेते हैं ना, आप झूठ का पर्दाफाश किया। अब सुधांशु अपनी बात करो। शरारत और झूठ का पर्दाफाश। दूसरी बात, एक सेकंड ऑडियो डाउन राधिका जी होल्ड ऑन। सुधांशु त्रिवेदी पॉइंटेड जवाब। राधिका जी हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल पॉइंटेड जवाब कह रहा हूं। यह बताइए ये किसका स्टेटमेंट आप पढ़ रही हैं? आज तक दुनिया में कोई उदाहरण बताइए अगर किसी का वीजा डिनाइड होता है स्टेटमेंट जारी होता है क्या? ये वो है जो आप लोगों ने लिख के दिया था, उसके रिस्पॉन्स पे मोदी जी ने अप्लाई नहीं किया था वीजा। यही मैं आपसे कह रहा हूं, किसका स्टेटमेंट है बोलिए? अरे बोलिए ना किसका स्टेटमेंट है? आप देश को बेवकूफ, अरे भाई आप बोलिए ना किसका स्टेटमेंट है? नेम द पर्सन और द इंस्टीट्यूशन। ये लीजिए। अरे भाई कभी वीजा डिनाई होने पे स्टेटमेंट जारी होता है क्या? आप अपने पेटर में बोलिए, वीजा डिनाई होने पे देखिए राधिका, सुधांशु आपके बीच में नहीं बोले, इतनी म्यूचुअल रिस्पेक्ट हम रखे एक दूसरे के लिए। आपके बीच में सुधांशु नहीं बोले, आप सुधांशु के बीच में नहीं बोले। यूएस का तीन ही मेहमान है। मैं सिर्फ 2 लाइन बोल रहा हूं। नंबर 1, कभी वीजा डिनाई होने पे स्टेटमेंट जारी होता है क्या? और ये किसका स्टेटमेंट है जो आप कह रही है? बोलिए मुझे, नेम द पर्सन अलोंग विद डिजिग्नेशन, बताइए। ये देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट है, अमेरिका, एंड द स्टेटमेंट इज बाय डेविड सी मलफोर्ड, यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, रूजवेल्ट हाउस, न्यू दिल्ली, और इनकी खुद की वेबसाइट पर डाला हुआ है। मैं कोई अमित मालविया की फेक व्हाट्सएप फैक्ट्री से चीजें लेकर नहीं आती हूं। तो आपने जो चैलेंज किया था और कहा था कि मोदी जी ने कभी वीजा नहीं मांगा, पढ़ के आया करिए और देश को व्हाट्सएप फैक्ट्री से चलाना बंद करिए। दूसरी बात, यहां पे बड़ी बड़ी बातें हो रही है कि मोदी जी ने योगा का ये कर दिया। क्यों? योगा मोदी जी लेकर आए, हमारे ऋषि मुनि ने तो कुछ किया नहीं, हमारी संस्कृति में तो योगा है नहीं, इससे पहले तो कभी कोई आसन हुए नहीं। देखिए, गूगल करिए, नेहरू जी कितना योगा करते थे और कौन कौन से आसन करते थे। मेरे को उस आसन का नाम नहीं पता क्योंकि मैं योगा नहीं जानती। वो आसन करते थे जिसमें सर के बल खड़े हो जाते थे, शीर्षासन। जी बिल्कुल। तो ये मत बोलिए। बिल्कुल आपने एक सेकंड, मोदी जी के वीजा के ऊपर एक बात होनी जरूरी है व्यूअर्स। एक सेकंड राधिका खेड़ा, थोड़ा इत्मीनान से आपने अपनी बात को रखा और आपने बहुत सेलिब्रेशन के मोड में बोला मोदी जी को वीजा डिनाई हुआ था, हमारे पास प्रूफ है 2005 के अंदर। और मैं आपसे जानना चाहता हूं राधिका खेड़ा, और ये सवाल मेरी तरफ से भी है और लाखों करोड़ों दर्शकों की तरफ से भी, 2005 में जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ एजेंडे के तहत उनको वीजा ना मिले उसके लिए चिट्ठियां लिखी गई थी, और आप जो कोट कर रही हैं, आपकी बात को ऊपर रख लेता हूं थोड़ी देर के लिए, आप जो कोट कर रही हैं कि अमेरिका ने फिर उसके जवाब में यह कह दिया, आप इसको सेलिब्रेट कर रही हैं। भारत का लोकतंत्र, आप अमेरिका में दखल की मांग कर रही थी और आप कह रही थी कि भारतीय मुख्यमंत्री, एक भारतीय मुख्यमंत्री थे भारत में, गुजरात में मोदी आपके विरोधी होंगे, आपके विरोधी पार्टी के सीएम होंगे। लेकिन आज अगर भूपेश बघेल को, जो छत्तीसगढ़ के सीएम है, या राजस्थान के सीएम को कोई वीजा डिनाई होता है तो वो भारत का अपमान होता है। अगर डिनाई भी होता है तो आप सेलिब्रेट कर रहे थे नरेंद्र मोदी का। इतनी घृणा थी कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेता सेलिब्रेट कर रहे थे, उनको वीजा नहीं मिला, ढोल धमाके बजा रहे थे। आज किसी प्रदेश के सीएम को अगर वीजा ना मिले तो सेलिब्रेट करेगी क्या आज की रूलिंग पार्टी या आज की सरकारें? नहीं, वो एनेबल करेंगी। ये मुख्यमंत्री हमारा है, इसका सम्मान भी उतना ही होना चाहिए जितना बाकियों का हो। एज सिंपल एज दैट। राधिका खेड़ा, आंसर दिस, व्हाई कांग्रेस पार्टी वाज सेलिब्रेटिंग? इतनी घृणा थी नरेंद्र मोदी जी से, जवाब दीजिए इस बात का। इतनी घृणा? अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी जी को मोदी जी से क्या घृणा थी जो उन्होंने राजधर्म निभाने को कहा था उनको? पूरी बात बोलिए। उन्होंने बोला था आप राजधर्म निभा रहे हैं। पूरी बात ही बोल रही हूँ। क्यों निभाने को कहा था? नहीं, वो वीडियो प्ले करिए, फिर पूरा वीडियो है मेरे पास, व्हाट्सएप पूरा वीडियो है। उन्होंने बोला था आप राजधर्म निभा रहे हैं। मोदी जी पीछे क्या? चलिए आप चलाइए वीडियो। चैलेंज है, चलाइए वीडियो।
पूरा वीडियो है ना कि ये कह रहे हैं अब आप चलाइए, आज एक एक करके सारे पर्दाफाश ही हो, चलाइए वो वीडियो कि वो कह रहे हैं आप राजधर्म निभा रहे, चलाइए आज देखें। मैं बिल्कुल वो राजधर्म निभा रहे हैं, मैं वीडियो निकाल के चला दूंगा, मैं वीडियो निकाल के चला दूंगा। सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई दिखाइए ना, बोलिए आपने। पर लेकिन कांग्रेस पार्टी सेलिब्रेट कर रही थी, राधिका खेड़ा जी को ध्यान नहीं है। दिखाए देखिए, राधिका खेड़ा जी को ध्यान नहीं है, जिस समय अटल जी ने यह सेंटेंस बोला था, मोदी जी राइट साइड में बैठे हुए थे और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं वही कर रहा हूं, तो उसके बाद अटल जी ने कहा था हां ये वही कर रहे हैं, जाके देख लीजिए, मैं दर्शकों से कहता हूं यूट्यूब पे जाके चेक कर लीजिए, वो अटल जी का पूरा स्टेटमेंट पड़ा हुआ है। इसीलिए इनको इन बातों की जानकारी नहीं रहती है, ये कहते, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं, मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि आप जिस वीजा डिनायल की बात कर रहे हैं वो क्या मोदी जी ने अप्लाई किया था? इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। द रीजन इज कि किसी गवर्नमेंट डेलीगेशन में गवर्नमेंट ने अप्लाई किया था या मोदी जी ने अप्लाई किया था, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं। सुधांशु, मेरा पॉइंट ये है कि इस देश के एक मुख्यमंत्री को वीजा नहीं मिल रहा था। देखिए मेरे साथ प्रियंका खक्कड़ भी है, इस देश के एक मुख्यमंत्री को वीजा नहीं मिल रहा था और यहाँ सेलिब्रेशन हो रहा है। उससे बड़ा पॉइंट है कि इस देश के 7 सांसदों ने लिख के भेजा था। इतना अंतर है, देखिए कितना अंतर आ गया। इनके जमाने में भारत के सांसद लिख के भेजते थे कि भारत के अंदर हस्तक्षेप करो, और अभी इनका आरोप है कि मोदी जी के जमाने तक आते आते माहौल इतना बदल गया कि ये कह रही है कि हमने उनके राष्ट्रपति के लिए प्रचार किया, यानी वो मान रही है कि हमारा हस्तक्षेप अमेरिका में इतना हो सकता था कि उसकी वजह से उनका राष्ट्रपति जीत या हार सकता था। कितना बड़ा परिवर्तन आ गया, और उसके बाद आपको समझ में नहीं आ रहा है। इंदिरा जी और राजीव जी के जमाने में हम लोग सुनते थे कि अमेरिका हमारे इलेक्शन में हस्तक्षेप कर रहा है, और आज आप ये आरोप लगा रहे हैं कि हम उनके इलेक्शन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। और फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि अगर आप कह रहे हैं ट्रंप का प्रचार किया तो बाइडेन उनको स्टेट डिनर दे रहे हैं, और उससे पहले बैरक ओबामा ने उनको फ्रेंड कहा था। पार्टी कोई भी बदली, डेमोक्रेट से रिपब्लिकन, रिपब्लिकन से डेमोक्रेट आए, मगर उसके बाद भी कोई बदलाव नहीं आया। झूठ की कोई सीमा होती है? क्या झूठ की सीमा होती है बताइए? सीमा होती है मोदी भक्ति की। कर रहे हैं तो करिए। फिर मैं बोलूंगी, मोदी जी ने वीजा के लिए अप्लाई किया और उनको वीजा डिनाई हुआ, मेरे पास प्रूफ है और वो प्रूफ ऑन रिकॉर्ड है। मोदी जी वाला स्टेटमेंट जो अभी अमीश जी ने नहीं दिखाया वो मैं इसके बाद प्ले करके दिखा दूंगी, मैंने और डाउनलोड कर लिया है, और सुना दूंगी कि मोदी जी ने क्या कहा और फिर वाजपेयी जी ने क्या कहा। मैं फिर बोल रही हूँ, ये कांग्रेस सच पे बात करती है। हम अमित मालविया की फेस पे व्हाट्सएप फैक्ट्री से नहीं चलते, देश को मत बदलाइए। और फिर बोलूंगी, पूरा वीडियो दिखाइएगा और उसका पर ये सुधांशु मैं इस विषय पर आऊंगा। अमित मालविया ने आज अमित मालविया ने वो वीडियो निकलवाइए। अमित मालविया ने जो आज नेहरू जी पर कमेंट करा है, उस पर आप राधिका ये कमेंट कर रही हैं। अमित मालविया ने जो पंडित नेहरू पर आज कमेंट करा है उस पर आप ये बात कर रही हैं। उन्होंने बोला जब पंडित नेहरू यूएस की विजिट पे गए थे तो उनकी फूड प्रेफरेंस में बीफ भी था, जो अमित मालविया ने एक किताब के सौजन्य से ट्वीट करा है। टॉकिंग अबाउट दिस, ये अमित मालविया जो है ना, वो एक अलग ही दुनिया में चलते हैं, ठीक है। उनका काम है फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के पेश करना, झूठ फैलाना, और वो पिछले 9 साल से यही 10 साल से यही करते आ रहे हैं जब से वो अध्यक्ष है। इसलिए पूरा देश, लाखों करोड़ों लोग उनको फेक व्हाट्सएप फैक्ट्री के मुखिया बुलाते हैं। और ये आप भी जानते हैं कितनी बार उन्होंने गलत चीजें कही हैं। दूसरी बात के बारे में कुछ बोले ना, मैं इनके एक एक नेता का नाम गिनवा दूंगी जिन्होंने कहा है कि इस देश में बीफ मिलेगा, चाहे गोवा हो या नॉर्थ ईस्ट हो, रोक के दिखाएं। ओके, सुधांशु त्रिवेदी वो कह रहे पंडित नेहरू के समय से, ऋषि मुनियों के समय से योगा होता हुआ आ रहा है, तो अभी नई बात क्या कर दी है? और जो अमित मालविया की बात है उस पर जवाब। देखिए, मैं इसी बिंदु पे बैठा। देखिए समस्या क्या है, बिल्कुल ऋषि मुनियों के जमाने से होता आ रहा है, पर किसी की हिम्मत तो हो कि वो कहने का प्रयास करे। आज कांग्रेस के सामने मौका था कि ये कहते कि भाई नेहरू जी भी योग करते थे। आज इनके सामने मौका था, ये कहती इंदिरा जी भी प्रबुद्ध धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के द्वारा योग सीखती थी और दूरदर्शन पे आता था। मगर मोदी विरोध की घृणा में इस कदर ये लोग आबद्ध हो जाते हैं कि अपने नेताओं की भी उपलब्धि दरकिनार कर देते हैं, उनका भी अपमान कर देते हैं। अरे भाई, मोदी जी ने उस व्यवस्था की हिम्मत दिखाई और उसे लाकर स्थापित किया, इसके लिए आपको सराहना करनी चाहिए। जो आपके जमाने में आप लोग इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते थे, इस कारण से आप नहीं कर पाते थे। और जहां तक इन्होंने नेहरू जी की बात कही, अगर इनको आपत्ति है तो उसके बारे में आपत्ति दर्ज करा दें और कहे यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से। और जहां तक आपत्ति की बात है तो मैं ये भी बात बता देना चाहता हूं,
ऐसा नहीं है नेहरू जी के जमाने में। राधिका खेड़ा जी सुनिए, जॉन केनेथ गैल्ब्रिथ जो अमेरिका के एम्बेसडर थे नेहरू जी के जमाने में, सबसे पहले उन्होंने अपनी किताब एम्बेसडर जनरल में क्या क्या बातें लिखी है नेहरू जी के बारे में, पढ़ के आपका सर शब्द से झुक जाएगा। और अब तो वो लेटर भी डिक्लासिफाइड हो गया जिसमें उन्होंने केनेडी को किस ढंग से हेल्प के लिए मांगा था कि जहाज भेजिए, जहाज का नेतृत्व करने के लिए भी अपनी फौज के लड़ाका भेज दीजिए। ये सारी बातें अब ओपन हो चुकी हैं। और इसके अलावा इतना ही नहीं, उसमें कुछ बातें ऐसी है जो जेके गैल्ब्रिथ ने लिखा कि नेहरू जी को नहीं पता था कि हम उन चीजों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं अगर साहस है, हिम्मत है, तो जाके उन चीजों पे लीगल नोटिस भेजिएगा जो लिखित में भी है, सुने में भी है, किताब में भी है, डॉक्यूमेंट्स में भी। ठीक है, प्रियंका कक्कड़ लगातार वेट कर रही हैं, उनका मैं रुक करता हूं। प्रियंका जी, विपक्षी एकता की बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, नेता हैं, वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल हमें क्या सिखाएंगे, भगवंत मान हमें क्या सिखाएंगे, और उन्होंने जिन शब्दों से उस बात को नवाजा, शराबी तक कह दिया। क्या आपको लगता है कि मोदी के विरोध में विपक्षी एकता तो हो रही है लेकिन आपस में समन्वय नहीं है? अमीर जी, सभी को नमस्ते। सबसे पहले तो मुद्दा जैसा हमने बहुत क्लियर कर दिया और अरविंद केजरीवाल जी ने भी कह दिया कि सेमीफाइनल माना जाएगा जब ये गैर कानूनी अध्यादेश को राज्यसभा में लाएंगे और उस टाइम पता चलेगा कि बीजेपी को हराया जा सकता है, जब उस टाइम विपक्षी एकता दिखेगी। पहली चीज। दूसरा, मैं इनके बयानों को, इनके इमैच्योर बयानों को कांग्रेस के ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहती, क्योंकि यही वजह है कि आज ये पंजाब और दिल्ली में 0 पर हैं। तीसरी चीज, क्योंकि सुधांशु जी बैठे हैं जिनको मैं बहुत ज्ञानी आदमी समझती हूँ, और वो हम भी बहुत खुश हैं योगा को लेकर, और आपने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनेबलर है, तो मेरी लाइव टीवी पे उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारी दिल्ली में एलजी ने, थोड़ा सा मुद्दा नीचे कर रही हूँ, पर एलजी ने हमारी योग क्लासेस फ्री वाली बंद करवा दी हैं। आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट किया कि जब तक वो शुरू नहीं होती हमारा भी उसी दिन शुरू होगा योगा, जब वो दोबारा शुरू हो जाएंगी। तो इनसे रिक्वेस्ट है वो दोबारा शुरू करा दीजिए। जहां तक बाहर जाने का न्योता देने का है, तो अरविंद केजरीवाल जी को लगातार केंद्र की सरकार बाहर जाने से रोकती है, तो इनको यहीं पे लाइव शो पे मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसी छोटी हरकतें बंद करवा दीजिए एलजी और केंद्र सरकार द्वारा। अब आते हैं पीएम मोदी के विजिट पे। मैं बिल्कुल पहले राधिका, एक सेकंड, राधिका रिस्पॉन्ड देना चाहती है क्योंकि आपने कुछ बात बोली। राधिका, कांग्रेस एक इमेच्योर कमेंट कर रही है, कांग्रेस का थोड़ा सा मुझे भी तो बात कंप्लीट करने दीजिए। मैं आप ही को मौका दे रहा हूं। 30 सेकंड राधिका बोलेंगी, फिर आप ही बोलेंगी। कांग्रेस का खुद का सुपड़ा साफ हुआ है पंजाब और दिल्ली के अंदर। रिप्लाई राधिका खेड़ा, 30 सेकंड रिप्लाई एंड देन प्रियंका कक्कड़ अगेन। ये उस देखिए, ये लोगों के, इन आम आदमी पार्टी के ना सर के ऊपर जो इनको जीत है ना वो चढ़ गई है। और वो कैसे चढ़ी है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री इनके शराब घोटाले के आरोपी है, और पंजाब के मुख्यमंत्री इनके शराबी हैं जो विदेश जाते हैं, प्लेन में घुसने से पहले गिर जाते हैं शराब पीने की वजह से। तो एक शराब घोटाले के आरोपी के नेता जो इनके हैं, और एक शराब खुद ही शराबी, ये लोग ज्ञान ना दे कि क्या हुआ है। और पंजाब की तो आप बात बिल्कुल मत करिए, जिस तरीके से खालिस्तान मूवमेंट वहां पे वापस एक्टिव हो गई है, जिस तरीके से रोज वहां पे लोगों को मारा जा रहा है, जिस तरीके से वहां पे इतना क्राइम बढ़ गया है, जिस तरीके से आप लोगों की वजह से पूरे विश्व में वापस इतनी जिस तरीके से खालिस्तान मूवमेंट एक्टिव हुई है, आप लोगों की वजह से। आप लोगों ने पंजाब और दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। बार बार ये तू मैं करते रहते हैं, एलजी हमें काम नहीं करने देते, हमें ये नहीं करने देते। आप लोग सिर्फ घोटाले पे घोटाले कर रहे हैं। आपके डिप्टी सीएम जेल में है, आपके हेल्थ मंत्री जेल में है, किसी को बेल नहीं मिलती। मैं समझ गई उनका प्रश्न, मेरे को जवाब देने वही पार्टी है जिन्होंने, अमीश जी, ये वही पार्टी है जिन्होंने राजीव गांधी जी का, प्लीज बीच में मत बोलिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, जिन्होंने राजीव गांधी जी का भारत रत्न वापस लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ षड्यंत्र रचा। तो जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है वो क्या बात कर रही है? लेकिन ये तो कह रहे हैं ऑर्डिनेंस में समर्थन करेगी कांग्रेस पार्टी। लेकिन ये ओके, जवाब प्रियंका कक्कड़ का जवाब। प्रियंका कक्कड़ रिप्लाई। मैं जल्दी से मेरे को मेन मुद्दे पे जाने दीजिए, इसका जल्दी से जवाब दे देती हूँ। ये दुष्प्रचार किया था कांग्रेस और बीजेपी ने मिलके कि फ्लाइट आने से रोक दिया, फ्लाइट में आने से रोक दिया था क्योंकि उन्होंने ड्रिंक की हुई थी। ऐसा बोलना बंद कर दे, झूठ बोलना बंद कर दे। दूसरी चीज इसमें जो आपने, कांग्रेस ने जब आरोप लगाया था, कांग्रेस नहीं हुआ ऐसा, जब कांग्रेस ने आरोप लगाए थे तो उन्होंने शराब घोटाले में भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर लगाए थे। अब कांग्रेस बीजेपी के प्रति तो बड़ी संवेदनशील है, एकदम से कुछ बोलती नहीं है, वो क्या हो गया?
और ऐसा भी क्या घोटाला किया कि चवन्नी मिली नहीं, पर हमारे नेता अंदर हैं। कर्नाटका में 8-8 करोड़ मिलता है, वो बेल पे घूम रहे हैं। तो इस पे बात अलग हो जाती है। अब मुझे आने दीजिए प्लीज। जी एक सेकंड प्रियंका एक सेकंड राधिका रिप्लाई करना चाहती है। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे तो बुलाया क्यों? नहीं मैडम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप हमारी सम्मानित मेहमान है, आपको बिल्कुल मैं बोलने दूंगा और आप बहुत अच्छा भी बोलती हैं। कब? शो के बाद? नहीं, क्यों शो के बाद? शो में ही बुलवाएंगे आपसे। राधिका एक पॉइंट है, आप ऑर्डिनेंस में समर्थन करेंगी जो आम आदमी पार्टी की एक बड़ी एक्सपेक्टेशन है। 15 सेकंड शार्प रिप्लाई। देखिए, हमने बहुत क्लैरिटी से ये बात कह दी है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे स्टेट यूनिट्स के साथ बात करके और इस बात पे विचार विमर्श करके उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में हर चीज अपने कार्यकर्ता और अपने लीडर्स के साथ विचार करके होती है। ना हम भारतीय जनता पार्टी है, ना हम अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है। अब आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए झूठ क्यों बोल रहे हैं? जो आम आदमी पार्टी का आरोप है, झूठ क्यों बोल रहे हैं? बोले ये जो बोल रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वहां की एयरलाइन ने ऐसा कोई एयरलाइन की स्टेटमेंट दिखा दीजिए। एयरलाइन की मैडम स्टेटमेंट। क्या आप थोड़ी लॉस्ट हैं क्या? क्या बोल रही हैं आप? और आप अमित जी बोल रहे हैं कि इनको हमारे साथ इनको हमसे सपोर्ट चाहिए। क्या फोटो है शराब पीते हुए? दिखाइए, आपको आपसे और वो स्टेटमेंट दिखाइए जिसमें एयरलाइन ने कहा कि ये स्टेटमेंट दिखाइए मैडम, जिसमें एयरलाइन ने कहा नहीं मेरे को बोलने दीजिए चाहिए आपको कि आप कुछ भी आरोप लगाएं और हम चुप रहें। अमीर जी अब आ जाए मुद्दे पर। आप बीच में मत बोलिए, मैं टाइम देंगे कि नहीं? ठीक है, नहीं एक है प्रियंका प्रियंका बात कंप्लीट करनी दीजिए। पहले प्रियंका रिप्लाई कर ले, शी इज वेटिंग फॉर लॉन्ग। पूछ रही हूँ, फोटो दिखाइए कि राहुल गांधी जी शराब पी रहे थे। दूसरा वो लेटर दिखाइए एयरलाइन का जिसमें वो कह रहे हैं कि अब ये विषय नहीं होगा कि कौन शराब पी रहा था, जिसकी वजह से वो गिरी नहीं। राहुल जी पी रहे थे, भगवंत मान पी रहे थे, ये बात करिए। अच्छा ठीक है, एक सेकंड मुझे ब्रेक के लिए यहाँ रुकना पड़ेगा। मैं प्रियंका ब्रेक के बाद आप ही के पास आऊंगा। आप देख रहे हैं आर पार, ब्रेक के बाद आर पार जारी है। इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिससे कई गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट गया। लोग जहां तहां फंस गए क्योंकि उनके निकलने के सभी रास्तों पर पानी भर चुका था। ऐसे में एसडीआरएफ की टीमों ने कई इलाकों में अभियान चलाकर लोगों का रेस्क्यू किया। बाढ़ जैसी स्थिति में फंसे लोगों को निकालकर राहत दल की टीमों ने उन्हें सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया। ये मुहिम लगातार जारी रही क्योंकि बाड़मेर के कई इलाके भारी बारिश की वजह से डूब गए। बड़े बड़े अधिकारी भी दिन भर रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े रहे क्योंकि वहां बहने वाली सुकड़ी और लूणी नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि उसने आसपास बसे कई गांवों को डुबो दिया। नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो काफी तेज है, इस वजह से तकरीबन 6 से 7 गांव में वो पानी से गिर गए। राहत और बचाव दल का अभियान दिन के साथ साथ अंधेरा होने पर भी जारी रहा। इस बीच राजस्थान के जालौर में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने बाढ़ में फंसे 60 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचा लिया। वहां बिपरजॉय तूफान की वजह से लगातार 4 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ आ गई और उसमें सैकड़ों लोग फंस गए। इस बीच एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को जालौर के बिशनगढ़ में एक साथ 150 लोगों के बाढ़ में फंसे होने की खबर मिली, लेकिन चारों तरफ पानी भरने से वहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल था। ऐसे में राहत और बचाव दल की टीम पानी में ही कई किलोमीटर पैदल चलकर उन लोगों तक पहुंची और इस तरह उनकी जान बचाई गई। हालांकि अब भी इस इलाके में कुछ लोगों के फंसे होने की खबर है, जिन्हें बचाने की मुहिम जारी है। इसी तरह जालौर के कुछ दूसरे इलाकों में भी भारी बारिश ने तबाही मचाई और ऐसा ही हाल राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का भी दिखा। वहां भी इतनी बारिश हुई कि कई इलाकों में हाहाकार मच गया, क्योंकि वहां आसमान से इतना पानी बरसा कि कई इलाके डूब गए। शहर की तमाम सड़कों पर पानी का कब्जा हो गया। ऐसे में गाड़ियां तो किसी तरह निकल गईं, लेकिन पैदल चलने वालों की मुसीबत बढ़ गई। वहीं अजमेर में भारी बारिश की वजह से बिगड़े हालात के बीच कुछ लोग जान जोखिम में डालकर मछलियां पकड़ते नजर आए। लगातार हुई बारिश से वहां की आना सागर झील में पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि वो नहरों के जरिए कई इलाकों तक पहुंचने लगा, लेकिन कुछ लोग पानी के तेज बहाव में ही मछलियां पकड़ने लगे। अजमेर के ही एक दूसरे इलाके में भारी बारिश के बाद पानी सैलाब की तरह सड़कों पर बहने लगा, जिसमें कुछ लोग बहते बहते बच गए। कई गाड़ियां उस सैलाब में फंसकर जहां तहां रुक गईं। राजस्थान के पाली में भारी बारिश की वजह से गांव टापू में तब्दील हो गए, जिसकी वजह से एसडीआरएफ की टीम को नाव से रेस्क्यू करना पड़ा। पाली में तेज बारिश के बाद वहां की एक नदी उफान पर आ गई, जिसकी वजह से रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया और लोगों के कच्चे मकान पूरी तरह तहस नहस हो गए। वहीं पक्के मकानों को भी भारी नुकसान हुआ। पूरी ये ढानी पानी के अंदर डूबी है। जहां देखेंगे जो छोटी छोटी झोंपड़ियां थी वो सुरक्षित नहीं रह पाई। गांव के चारों तरफ पानी भरने की वजह से एसडीआरएफ की टीम नाव से रेस्क्यू करने पहुंची। बताया गया कि तेज बारिश की वजह से नदी उफान पर आ गई और कई इलाकों में 8 फीट तक पानी भर गया, जिसकी वजह से लोग अपने ही घरों में फंस गए। समंदर की तरह नजर आ रहा। आप देखिए कि किस तरीके से बिपरजॉय तूफान ने
कहर बरपाया, भारी बारिश हुई। कई किलोमीटर का सफर करने के बाद गांव पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने नाव से 25 लोगों का रेस्क्यू किया। गांव वालों ने बताया कि वो पिछले 36 घंटों से पानी में फंसे थे और मदद का इंतजार कर रहे थे। उधर राजस्थान के माउंट आबू में तूफान बिपरजॉय ने भारी तबाही मचा दी। वहां पिछले 3 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी, क्योंकि भारी बारिश के साथ चल रही तेज हवाओं में कई पेड़ धराशायी हो गए। सड़क पर बड़े बड़े पेड़ गिरने की वजह से कई रास्ते बाधित हो गए, जिसकी वजह से बाहर निकलने वाले लोगों को घंटों जैम में फंसे रहना पड़ा। तेज हवाओं ने कच्चे मकानों को तहस नहस कर दिया। किसी की छत उड़ गई तो किसी कच्चे मकान की दीवार ही गिर गई, जिससे कई लोग बेघर हो गए। बेहिसाब बारिश की वजह से माउंट आबू के नदी नालों का जलस्तर भी बढ़ गया, जिसकी वजह से सड़कों पर सैलाब बहता दिखा। राजस्थान के माउंट आबू में मानसून से पहले अचानक आई ये तूफानी बारिश वहां घूमने आए पर्यटकों के लिए मुसीबत का सबब बन गई। जिसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई दौरा किया और बाढ़ से बिगड़े हालात की जानकारी लेने के बाद उससे प्रभावित लोगों को मुआवजा देने की घोषणा भी की, क्योंकि राजस्थान में पहली बार मानसून से पहले बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए और गुजरात से आए तूफान बिपरजॉय ने राजस्थान में हाहाकार मचा दिया। भारी बारिश की वजह से राजस्थान के बाड़मेर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा और अजमेर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया और उससे प्रभावित हुए लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। और राजस्थान में लगातार होती मूसलाधार बारिश के बाद मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में धूल भरी आंधी और बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में अगले 1-2 दिन में मौसम करवट लेगा और धूल भरी आंधी के साथ बारिश होगी। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुरादाबाद, कन्नौज, कानपुर और मैनपुरी में आंधी और तेज बारिश का अलर्ट जारी किया, जबकि लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर, शाहजहांपुर, हरदोई और उन्नाव में भी बारिश की संभावना जताई। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में अभी लोगों को राहत नहीं मिलेगी। मतलब ये कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप और 2-3 दिन लोगों को परेशान करेगी। वहीं मध्य प्रदेश में तो बिपरजॉय तूफान का असर दिखना शुरू भी हो गया। वहां राजधानी भोपाल में जोरदार बारिश की वजह से कई सड़कें पानी में डूब गईं, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। सड़कों पर पानी भरने की वजह से आने जाने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान के करीब वाले मध्य प्रदेश के कई जिलों में बिपरजॉय तूफान का असर देखने को मिल सकता है। इस दौरान ग्वालियर, चंबल और उज्जैन में भी भारी बारिश का अनुमान जताया गया। उधर सिक्किम के मंगन में पहाड़ खिसकने से कई इलाकों का संपर्क टूट गया। सिक्किम के कई इलाकों में भारी बारिश हुई, जिसके बाद पहाड़ खिसकने से एक सड़क टूट गई और कई पर्यटक वहां फंस गए। जिसके बाद सेना के सीमा पर सड़क बनाने वाले संगठन बीआरओ ने आईटीबीपी की मदद से लकड़ी का एक अस्थायी पुल बनाया, जिसके सहारे फंसे हुए लोगों तक मदद पहुंचाई गई और बाद में इसी पुल से लोगों का रेस्क्यू भी किया गया। पिछले कई दिनों से जारी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में ज्यादातर लोगों को बचा लिया गया, लेकिन कई गाड़ियां वहीं फंसी रह गई, जिन्हें निकालने के लिए जमीन खोदने वाली मशीन से रास्ता साफ करने का काम भी शुरू किया गया। बताया गया कि सिक्किम की लाचेन, लाचुंग और चुंगथांग घाटियों में भारी बारिश हुई और तीनों घाटियों को जोड़ने वाली सड़क बुरी तरह प्रभावित हो गई, जिसकी वजह से कई पर्यटक वहां फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस बीच जम्मू कश्मीर के सांबा में मजदूरों से भरी एक बस नहर में गिर गई। बस में बैठे 21 मजदूर घायल हो गए, जिनमें 4 मजदूरों की हालत नाजुक बताई गई। हादसे का शिकार हुई बस सांबा से कश्मीर के लिए रवाना हुई थी और बस में करीब 40 से 45 मजदूर थे, जो सांबा में ईंट बनाने वाले एक भट्टे में काम कर रहे थे और काम खत्म होने के बाद वहां से कश्मीर के लिए रवाना हुए। लेकिन थोड़ी दूरी पर ही बस का संतुलन बिगड़ गया और वो सड़क किनारे बनी एक नहर में गिरी और पलट गई, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई, जिसे सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा हुए और उन्होंने बस का शीशा तोड़कर लोगों को बस से बाहर निकाला। इस मामले में बस के ड्राइवर की लापरवाही सामने आई। शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, इसलिए वो है किया उसने। इस हादसे में 20 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वेस्ट बैंक में इजरायल और फिलिस्तीन के बीच लड़ाई कोई नई बात नहीं है और बीते 1 साल से वहां तनाव बहुत ज्यादा भी है, मगर एक दिन पहले वहां इजरायल का वो एक्शन देखने को मिला जो बीते 20 साल में नहीं देखा गया। फिलिस्तीन के चरमपंथियों के जोरदार पलटवार पर इजरायल इतना ज्यादा भड़क गया कि उसने वेस्ट बैंक के ऊपर अपना एक अटैक हेलीकॉप्टर ही उड़ा दिया और एयर स्ट्राइक कर डाली, जिसके सामने आए वीडियो में वेस्ट बैंक के ऊपर इजरायल की सेना का हेलीकॉप्टर मंडराता नजर आया। खुद इजरायल की सेना ने अपने हवाई हमलों का वीडियो जारी किया, जिसमें उसका अपाचे हेलीकॉप्टर वेस्ट बैंक में जगह जगह बम फोड़ता नजर आया। 1967 की जंग में इजरायल ने वेस्ट बैंक को अपने कब्जे में ले लिया था और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के लोग बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं और पिछले साल से इजरायल पर फिलिस्तीनियों के हमले बढ़ गए हैं। इसलिए इजरायल हमलावरों की तलाश में वेस्ट बैंक में छापेमारी कर रहा है। एक रोज पहले भी वो 2 फिलिस्तीनियों की तलाश में वेस्ट बैंक में घुसा था, मगर इस बार इजरायल की सेना ने हेलीकॉप्टर ही मैदान में उतार दिया। और इजरायल को ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि उसकी सेना के वेस्ट बैंक में घुसते ही फिलिस्तीन के चरमपंथियों ने भयानक हमले शुरू कर दिए। उन्होंने इजरायल के जवानों से भरी एक बख्तरबंद गाड़ी को बम से उड़ा दिया, जिसका वीडियो खुद फिलिस्तीन के चरमपंथियों ने जारी किया।
इजराइल की सेना की वो बख्तरबंद गाड़ी उसके जवानों को लेकर वेस्ट बैंक में घुसी थी, मगर फिलिस्तीन के चरमपंथियों ने उसे बम ब्लास्ट में उड़ा डाला। इस हमले में इजराइल के सैनिक बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें वेस्ट बैंक से निकालने के लिए इजराइल ने वहां अपना हेलीकॉप्टर भेज दिया। इजराइल की सेना ने फिलिस्तीन के लड़ाकों पर हवाई हमले किए और अपने सैनिकों को बचाया, जबकि इससे पहले तक इजराइल के जवान धुआंधार गोलियां बरसा रहे थे। वो खुद को बचाने में नहीं दिखे, बल्कि फिलिस्तीन के लोगों को पकड़ पकड़ कर मौत के घाट उतार। और इस समय हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर। राजीव जी, अभिनंदन आपका न्यूज 18 पर। प्रधानमंत्री मोदी का यह 8वां अमेरिकी दौरा है। उनका यह दौरा पिछले दौरों से क्यों अलग है, और यह दौरा तब हो रहा है जब विपक्ष यहां पर लामबंद हो रहा है? ये एक ऐतिहासिक विजिट इसीलिए है अनीश भाई, क्योंकि मोदी जी यूएस कांग्रेस को दूसरी बार एड्रेस करेंगे। कांग्रेस कह रही है कि हर चीज को इवेंट बना दिया जाता है। मौन आसन, जुमला आसन, कैमरा आसन, प्रचार आसन, वस्त्र आसन, मित्र आसन, ये सब मोदी जी के पसंदीदा योग आसन है। मैंने बहुत पहले ये डिसाइड कर लिया कि कांग्रेस को रेस्पॉन्ड करना इज लाइक रेसलिंग विद अ पिग। द पिग इज हैप्पी बट यू गेट अप डर्टी। अभी कर्नाटक में कांग्रेस एक्साइटेड इसलिए है, कांग्रेस ने कर्नाटक में इलेक्शन को जीता है। उनका कहना है कि जिस तरह से हमने कर्नाटक जीता है, उस तरह से हम 24 में देश जीत जाएंगे। और उसी की इक्वेशन बिठाने के लिए वो 2 दिन बाद एक बड़ी मीटिंग हो रही है पटना के अंदर, नीतीश कुमार के नेतृत्व में। अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी सब एक छत के नीचे। जरूर, जो व्यक्ति एक पुल खड़ा नहीं कर पा रहा है 5-6 साल में, क्योंकि इतना करप्शन होता है बिहार में, वो प्रधानमंत्री के पद के दावेदार हैं एज ए यूनाइटेड ऑपोजिशन। ठीक है, करोड़ों लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं आर पार को, और उनके लिए एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये सब कुछ आप लोगों ने मैनेज करा लिया इतने बड़े बड़े लोगों से? क्योंकि देश में तो परसेप्शन यही बनाई जाती है कि हर मीडिया गोदी मीडिया हो गया है, हर व्यक्ति दबाव में है। मतलब इलॉन मस्क भी दबाव में आ गए हैं आपके। अगर ये रियलिटी है, देन तो इंडिया हैज अराइव्ड। ये एग्जैक्टली या तो हम इतने पावरफुल हो गए हैं कि हम दुनिया के बड़े बड़े लोगों से कहलवा रहे हैं कि आप कहिए ये, और वो कह रहे हैं ब्लाइंडली। या तो वो हो रहा है, या वो लोग सिंसियरली देख रहे हैं कि भारत कैसे आगे बढ़ रहा है और वो अपने राय और ओपिनियन दे रहे हैं। इसमें एक ही कम्युनिटी ऑफ लोग हैं जो इसको पच नहीं पा रहे हैं, जो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो है हमारे कांग्रेस भाई बहन। ये एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी है। ये दे लिव इन एन एको चेंबर, जहां पे उनका लीडर जो है ओवर इन्वेस्टेड एक नैरेटिव में कि भारत का डेमोक्रेसी डेंजर में है। ये कोई और नहीं मानता, बस राहुल गांधी और उनके गिने चुने इको चैम्बर में जो लोग हैं। तो आप राहुल गांधी की इको चैम्बर की बात कर रहे हैं। मैंने ये सवाल एक केंद्रीय मंत्री से पूछा, और आपके कलीग हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने बोला कि राहुल गांधी की एंटरटेनमेंट वैल्यू है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन कांग्रेस राहुल गांधी का जो वर्जन 2.2 है उसमें बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। कांग्रेस को लग रहा है कि अब 24 नजदीक है और राहुल प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन आपको उनकी एंटरटेनमेंट वैल्यू दिख रही है, ऐसा क्यों? नहीं, मुझे कोई एंटरटेनमेंट वैल्यू नहीं दिख रहा है। मैं तो कहता हूं कि दे आर फैक्चुअली, मैंने एक हैशटैग भी क्रिएट किया है, कांग्रेस पॉलिटिक्स ऑफ लाइज। वो झूठ जरूर ज्यादा बोलते हैं और उनका पॉलिटिक्स झूठ करने का है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना समय देने के लिए, संवाद करने के लिए, ये बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर। उन्होंने बोला कांग्रेस की राजनीति झूठ पे आधारित है और कोई दबाव में नहीं है, भारत का डंका बज रहा है। प्रियंका कक्कड़ है मेरे साथ, विपक्ष से प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की प्रियंका कक्कड़। रिस्पॉन्ड, क्या आपको लगता है कि भारत और जिस तरह से ग्लोबल, चाहे वो इलॉन मस्क हो, चाहे वो निकोलस नसीम तालेब हो, चाहे वो रे डालियो हो, वो कह रहे हैं कि इंडिया स्टोरी इज देयर, भारत की कहानी बड़ी है अब यहां से? अमीर जी, इस जवाब के ना 3 पहलू में आंसर है। पहला तो ये है कि इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि यूएस एक कैपिटलिस्ट कंट्री है और उनको हम में 140 करोड़ कंज्यूमर दिखते हैं। पहला तो ये। दूसरा कि 400 साल पहले भी होता था कि कोई
पहले इस पे दोबारा बाद में आती हूँ। एक चीज और है कि एलॉन मस्क जिन्होंने आज स्टेटमेंट दिया, ये कब से, ये खाली ट्विटर के मालिक नहीं है, ये टेस्ला के भी मालिक हैं जो इंडिया में आना चाहती है, पर हमारी सरकार की 100% से ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी है, वो इंपोर्ट ड्यूटी को वो कम करवाना चाहते हैं। इस बात की नेगोशिएशन चल रही है, किसी से नहीं छुपा, तो उसका एक मनी मेकिंग एंगल भी है। तीसरा, मुझे भाजपा का समझ नहीं आता कि जब मतलब अगर यूएस हमारे को रिलीजियस फ्रीडम में रेड फ्लैग कर दे तो भाजपा कहती है विदेशी आंकड़ा है, हमें भरोसा नहीं है, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। फिर उसके बाद अगर हमें हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि अदानी चोर है तो भाजपा कहती है विदेशी रिपोर्ट है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। तो कौन सी विदेशी बातें माननी है और कौन सी नहीं बातें माननी, मुझे ये क्लियर नहीं हुआ। अच्छा पॉइंट है। सुधांशु त्रिवेदी इस बात का जवाब। सुधांशु त्रिवेदी इस बात का जवाब। इसमें एक और भी है, भुखमरी में भी हमारी रैंक एक विदेशी आंकड़े के हिसाब से बिल्कुल आपने सही बोला, पर वो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी आपको जान के प्रसन्नता होगी प्रियंका जी, हैप्पीनेस इंडेक्स में श्रीलंका हमसे आगे था, लेकिन श्रीलंका उजड़ गया मुफ्त की रेवड़ियों के चक्कर में, उजड़ गया श्रीलंका। हैप्पीनेस इंडेक्स में हमसे आगे था, के रेवड़ों के चक्कर में, वो रेवड़ों पे फिर मैं आ जाऊंगी। उखड़ गया। नहीं, ये बता रहा हूं आपकी जानकारी के लिए, ओके। सुधांशु त्रिवेदी, नहीं आपको कुछ नहीं बोला, मैंने जानकारी आपके साथ साझा करी। प्रियंका जी ने जो सवाल पूछा है, देखिए प्रियंका जी ने जो बात पूछी है वो बड़ी वाजिब है, मगर आश्चर्य की बात यह है कि ये उस पार्टी की प्रवक्ता हैं जिसका की अध्यक्ष यानी संयोजक अरविंद केजरीवाल जी पढ़े लिखे होने का बड़ा दावा करते हैं और स्वयं भी आईआईटी ग्रेजुएट हैं। मेरे ख्याल से समकालीन भारतीय राजनीति में जिसे टेक्निकली कहें तो वो सबसे हाईएस्ट एजुकेटेड लोगों में से एक हैं। मगर प्रश्न देखिए क्या है, अरे आप समझिए मैडम, कोई विदेश की मैगजीन छाप दे, विदेश की एजेंसी छाप दे, वो अलग बात है, सरकार कहे अलग बात है, जमीन आसमान का अंतर है। जैसे आप कहते हैं हम और आप में से कोई यहां बयान दे दें एक प्राइवेट टीवी चैनल पे और संसद के पटल पर बयान दें, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, फ्लोर ऑफ द हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अमेरिकी संसद बुला रही है संयुक्त सदन में, वो अलग चीज है, और एक रिपोर्ट लिख रही है कि हम हंगर इंडेक्स में कम है, उस रिपोर्ट की जिसकी कोई वैधानिक अथॉरिटी नहीं है, कम से कम पढ़े लिखे व्यक्ति को यह पता होना चाहिए। और वो रिपोर्ट कितनी शानदार है, पाकिस्तान हम पाकिस्तान से नीचे हंगर इंडेक्स में, जहां खाने के लाले पड़े हुए, और सुनिए पूरी बात कर लूं, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम चाइना नहीं अफगानिस्तान से भी नीचे। वो चाइना, आपने एलन मस्क का नाम लिया, जहां पे अलीबाबा के जैक मा दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ ला रहे थे $29 बिलियन का, अचानक वो डिसअपियर हो गए, कोई मीडिया में रिपोर्ट ही नहीं कि वो गए कहां। वो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम उससे नीचे थे। मुझे लगता बहुत निचली मानसिकता के वो लोग थे जिन्होंने जिस निचले स्टैंडर्ड से ये बनाया था, और उससे ज्यादा निचली मानसिकता है जो इसका ढिंडोरा पीटते। और आपको हैप्पीनेस इंडेक्स में बता दूं, हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप 5 में एक कंट्री है आइसलैंड, वो एक दूसरे इंडेक्स में टॉप पे है। वो क्या है, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स के कंजम्पशन में भी वो टॉप 5 में। अब मुझे समझ में नहीं आता कोई देश जो एंटी डिप्रेशन ड्रग्स में टॉप 5 में हो, वो हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप 5 में। प्रियंका, इलॉन मस्क सरकार है सुधांशु जी। नहीं, मैं तो जॉय बिडेन की बात कर रहा हूं, जॉर्जिया मेलोनी की बात कर रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं, पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूं, और मैंने यूएस कांग्रेस की बात कही। बोथ द सेशन हैव बीन इनवाइटेड, तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस द ऑफिशियल। एंड वन मोर थिंग, एक मिनट, एक सेंटेंस पूरा कर दो। व्हाइट हाउस ने अपने प्रेस स्टेटमेंट में वो राहुल गांधी के स्टेटमेंट से प्रेरित पाकिस्तानी पत्रकार के जवाब में जो बोला, दैट वाज एन ऑफिशियल स्टेटमेंट बाय द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द व्हाइट हाउस। तो व्हाट एवर आई एम टॉकिंग, ऑफिशियल व्हाइट हाउस, प्रेसिडेंट डिनर, यूएस कांग्रेस, और आप जो कह रहे हो इधर उधर की बहुत सारी सर्वे एजेंसी। तो ये तो बात सही है ना, आप भी तो पूरा विपक्ष ढिंडोरा पीटता रहा, राहुल गांधी ढिंडोरा पीटते रहे, लोकतंत्र समाप्त हो गया है। फाइनली व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने बोला जिसको लोकतंत्र समाप्त होता हुआ भारत के अंदर दिखना, जाके दिल्ली में जाके देखे, वहां पर इतना हंसता खेलता लोकतंत्र है। जवाब मिल गया था वहां पर, व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने बहुत बड़ा जवाब दिया था। इट वॉज अ बिग हेडलाइन, नॉट ओनली इन इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड। Amish ji, any relationship with a foreign country has to be examined in terms of what it brings for India. So my question
टू द बीजेपी सुधांशु त्रिवेदी जी इज दैट हमने ये प्रश्न उठाया है कि नहीं कि सितंबर 2022 में जब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी गए थे तो एक इंडियन कंपनी के ऊपर, बॉम्बे की कंपनी के ऊपर पहली बार इतिहास में क्यों सैंक्शन लगाई यूएस ने? जवाब हमने उन पे दबाव डाला कि 450 मिलियन की जो मिलिट्री हेल्प पाकिस्तान को हो रही है उस पर सैंक्शन लगा रहा है अमेरिका की नहीं। मुद्दा ये है क्या हमने उनसे मेरा पॉइंट ये है, मेरा पॉइंट ऑक्युपाइड कश्मीर, मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल प्रियंका जी ये है और ये विपक्षी पार्टियों से मेरा सवाल है, अगर विदेशी फिनाइल भी है तो उसको अमृत क्यों माना जा रहा है? मतलब हम लोग कह रहे हैं कि नहीं माना जा रहा, विदेशी फिनाइल को अमृत मान रहे हैं। अब वहां का कोई एजेंडाधारी कुछ बोल देता है, अब वहां के किसी व्यक्ति ने बोल दिया हम मोदी के सेशन में नहीं जाएंगे, तो बोल रहे हैं ये देखिए क्या हो रहा है। विदेशी फिनाइल को भी आप लोग अमृत मान लेते हैं, क्यों मार रहे हैं विदेशी फिनाइल को अमृत? आप मान रहे हैं, कौन मान रहा है अमृत? आप बढ़ा रहे हैं, फिनाइल नहीं है ना। जो बात रे डालियो या इलॉन मस्क कर रहे हैं, निकोलस नसीम तालेब कर रहे हैं, ये फिनाइल नहीं है ना, ये तो हमारे लिए अमृत ही है। ये सरकार ये तो हमारे लिए अमृत ही बोल रहे हैं, जो अमृत है उसको अमृत मानो, फिनाइल को काहे अमृत मान रहे हो? प्रश्न है, ठीक है आपने फोटो खिंचा ली अमीश जी, सबने फोटो देख ली, मेरा प्रश्न सिंपल सा है कि क्या आपने यूएस एम्बेसडर से वहां पर बात की कि क्यों वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं तो यूएस एम्बेसडर से क्या बात करेंगे? वहां जाकर ओके सुधांशु व्हेन प्राइम मिनिस्टर इज द स्टेट गेस्ट व्हाई वी विल नॉट टॉक टू एम्बेसडर ओनली, ही इज द स्टेट गेस्ट। सुनिए, हाँ इन्होंने सैंक्शंस की बात कही तो मोदी जी की, अब मैं बोल लूं, जवाब दे दूं। देखिए अमीश जी, इन्होंने सैंक्शंस की बात कही तो मुझे याद आ गया कि मोदी जी की कूटनीतिक दक्षता का प्रमाण देखिए। आज यूएस ने सैंक्शंस लगा रखे हैं रशिया के ऊपर और हम रशिया से बिगेस्ट ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं टू द ट्यून ऑफ 1.96 मिलियन बैरल पर डे और स्टिल अमेरिका हमको स्टेट डिनर पे बुला रहा है। मतलब आज योग दिवस है अमीश जी, जवाहरलाल नेहरू शीर्षासन करते थे, अमेरिका को शीर्षासन करा दिया हमने कि आज हमें वहां से रशियन ऑयल इंपोर्ट करने के बाद अमेरिका कहता है कि भारत उसका स्ट्रेटेजिक एलाई है और रशिया कहता है कि वो हमारा ट्रेडिशनल एलाई है। यानी रशिया कहता हम उसके परंपरागत सहयोगी हैं और अमेरिका कहता रणनीतिक सहयोगी है। अब इसके बाद भी किसी को समझ में ना आए तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसीलिए मैं कह रहा हूं लेकिन जिस बाइट की बहुत चर्चा हुई, मैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने नरेंद्र मोदी को क्या बोला था, क्योंकि उस बाइट की चर्चा कांग्रेस प्रवक्ता ने बोली और बोला कि चैलेंज कर रही हूं, पूरी बाइट दिखाइए। तो व्यूअर्स, आज आपको अटल बिहारी वाजपेयी की वो बाइट जरूर सुननी चाहिए, सुनाते हैं आपको। मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें, राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब, मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। पूरी बाइट सुनाई राधिका मेरी, मैंने आपको, उन्होंने बोला मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। पूरी बाइट सुनाई, ठीक है जी, अब बताइए। पूरी बाइट में उन्होंने ये भी कहा कि प्रजा के बीच में अंतर नहीं कर सकते, जाति धर्म के खिलाफ नहीं कर सकते। अगर वो पूरी बात सुनिए, मेरे को आपने सुना है, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए, दो बहुत महत्वपूर्ण बातें करनी है इस पे। जब उन्होंने ये कहा, फिर पीछे से मोदी जी ने टोका तो उन्होंने कहा मुझे विश्वास है वो कर रहे हैं। अगर विश्वास होता तो पहली बात वाजपेयी जी ये बात बोलते नहीं कि मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म निभाए। जो राजधर्म निभा रहा है उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरी बात, अमीश जी 51 मिनट्स हो चुके हैं आपके शो पे, नहीं कमाल नहीं है, बिल्कुल साफ बात है। अब मेरे को कंप्लीट कर दीजिए। 51 मिनट्स हो चुके हैं, यहां पे नरेंद्र मोदी जी का जय जयकार हो रहा है। वही नरेंद्र मोदी जी जिनके लिए इनके ही एक सांसद जो पहले मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा था कि उन्होंने युद्ध विराम कर दिया था यूक्रेन और रशिया के युद्ध में। तो मैं ये पूछना चाहूंगी उनसे भी और यहां पे बैठे सांसद साहब से भी कि जब युद्ध विराम वो यूक्रेन का और रशिया के बीच में कर सकते हैं,
तो क्यों हमारा मणिपुर जल रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका घूम रहे हैं? ये तो बिल्कुल नीरो के अवतार हो गए। When Rome was burning, Nero was playing the violin। जब मणिपुर जल रहा है तो इस देश का प्रधानमंत्री विदेश घूम रहा है। 51 मिनट्स में किसी ने ये चर्चा नहीं करी, सब मोदी 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 कर रही है। वही मोदी जी है जिन्होंने नोटबंदी करी और जापान में जाके ताली बजाई थी और कहा था घर में बेटी की शादी के लिए पैसे नहीं है और नोटबंदी हो गई। ये इस देश के प्रधानमंत्री का डंका है जब हमारा देश का एक हिस्सा जल रहा है मणिपुर। अब प्रधानमंत्री जी की वाहवाही हो रही है कि उन्होंने योगा करवा दिया, आग घर की बुझ नहीं रही और दूसरे देश में जाके आप तालियां बजवा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए मीडिया को भी। जवाब ले लेते हैं। देखिए, राजधर्म के मुद्दे के ऊपर मुंह की खाने के बाद कैसे पलटकर गोलपोस्ट भागा जाता है दूसरी तरफ और ताली बजाई जाती है, वो राधिका जी की बात से दिख गई। जहां तक मणिपुर की बात है, सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है और संवेदनशीलता का प्रमाण यह है कि जिस दिन यह घटना शुरू हुई थी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी कर्नाटक का चुनाव प्रचार छोड़कर गए थे और वहां पर उन्होंने बैठक की थी। संवेदनशील स्थितियों की बात है। मणिपुर में पूर्व में भी यह स्थितियां रही हैं। 70 दिन ब्लॉकेट रहा है। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट आपके जमाने में भी लगा रहा है। सरकार पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ उस पर नजर रखे हुए है। मगर अभी आपका एक झूठ एक्सपोज हुआ और दूसरा वाला भी मैं एक्सपोज कर दूं। जो आपने कहा था सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स कोट की है, मोदी जी ने कभी वीजा के लिए अप्लाई नहीं किया था। आपकी सरकार ने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट भेजी थी यूएस एम्बेसी को कि इसके बेस पे डिनाई कर दीजिएगा। यह फैक्ट है। इसीलिए उनकी एप्लीकेशन का कोई वीजा आप नहीं दिखा सकती। आपकी सरकार जी आपने अपनी बात को रखा, लेकिन अब बात सुलगते पश्चिम बंगाल की। क्या ये वाकई इत्तेफाक है कि बंगाल में चुनाव के साथ साथ हिंसा, बमबाजी, हत्याएं होने लगती हैं? 2018 में पंचायत चुनाव के दौरान 20 लोगों की हत्या हुई थी। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भी हिंसा हुई। 2021 विधानसभा चुनाव से पहले और बाद में काफी खून बहा। और अब एक बार फिर जब पंचायत चुनाव होने वाले हैं तो फिर हिंसा हो रही है। लोगों को टारगेट करके मारा गया। अब तक 6 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हैरानी की बात यह है कि सुलगते बंगाल पर सब चुप है। देश को खतरे में बताने वाला समूचा विपक्ष शांत है। न राहुल गांधी बोल रहे हैं, न अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, न ही विपक्षी एकता के मेंटर बने नीतीश बाबू ने कुछ कहा है। मार्क्सवादी, समाजवादी, राष्ट्रवादी सब खामोश है। चुप्पी ऐसी है कि चुप्पी भी शर्मा जाए। बंगाल पर सब शांत है। इसी बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोला है और सख्त टिप्पणी करी है कि अगर ऐसा ही रक्तपात चलता रहा तो चुनावों को रोक देना चाहिए। जस्टिस अमृता सिन्हा ने कहा कि ऐसी हिंसा राज्य के लिए शर्म की बात है। इतनी अव्यवस्था क्यों है? राज्य चुनाव आयोग क्या कर रहा है? इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने 15 जून को राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि पंचायत चुनाव के लिए पूरे पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती हो। लेकिन ममता सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। वहां भी ममता बनर्जी की सरकार को फटकार पड़ी इस हिंसा की वजह से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पंचायत चुनाव कराने का मतलब यह नहीं है कि हिंसा का लाइसेंस आपको मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कहा कि लोग नॉमिनेशन दाखिल नहीं कर पा रहे। ये लोकतंत्र के प्रहरी सुने। लोगों की हत्याएं हो रही हैं तो निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा? लोकतंत्र खतरे में है, अब कोई नहीं कहता। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब राज्य चुनाव आयोग हर जिले में एक केंद्रीय बल की कंपनी तैनात करने का फैसला किया है। लेकिन सवाल है कि बंगाल में चुनाव और हिंसा एक सिक्के के दो पहलू क्यों हैं? क्या दंगाई पुलिस प्रशासन से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं या फिर जानबूझकर दंगाइयों की तरफ आंखें बंद कर ली जाती है? क्या यह सेकुलरिज्म का ममता बनर्जी वाला वर्जन है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 20 जून को ममता बनर्जी ने बंगाल दिवस मनाने को भी खिलाफ थी। दरअसल आजादी से पहले पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल की जॉइंट लेजिस्लेटिव असेंबली ने पाकिस्तान के साथ जाने के लिए वोट दिया था। यहां समझने की बात यह है कि पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल और पश्चिम बंगाल हिंदू बहुल था। बाद में पश्चिम बंगाल की असेंबली में सेपरेट वोटिंग हुई और फैसला भारत के साथ जाने के पक्ष में आया। भारत का बंटवारा
धर्म के आधार पर हुआ था, इसलिए पूर्वी बंगाल में जो मुस्लिम बहुल था उसने पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला लिया और पश्चिम बंगाल जो हिंदू बहुल था वो भारत में रहा। सवाल यह है कि ममता बनर्जी बंगाल दिवस मनाने के खिलाफ क्यों थी? आज मैं ये सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, क्योंकि सेकुलरिज्म के इस डबल स्टैंडर्ड पर फैसला आप ही को करना है, क्योंकि कोई सेकुलरिज्म का सूरमा, मास्टर, नेता या फिर प्रोफेसर या फिर कोई और या फिर कोई तथाकथित बुद्धिजीवी कुछ नहीं बोलेगा बंगाल पर, और सब चुप कर जाएंगे क्योंकि बंगाल उनके एजेंडा को सूट नहीं करता। फिलहाल आर पार में इतना ही। नमस्कार। अगला कार्यक्रम अमन के साथ।